हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। मॉक नंबर है आपका 73। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या बोला गया है। ए ट्रेन इज 216 मीटर लॉन्ग एंड इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 19 सेकेंड विद 21 मीटर पर सेकेंड। इफ सम 21 मीटर लॉन्ग बॉक्सेस आर एडेड इन ट्रेन एंड इट क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 26 सेकेंड। देखो पहले जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था आपका 26 सेकेंड और 19 सेकेंड, और अब कितना है 26 सेकेंड है, तो 7 सेकेंड इंक्रीज हुए हैं। टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म विद द सेम स्पीड हाउ मेनी बॉक्सेस वर एडेड टू द ट्रेन। देखो बॉक्स की लेंथ कितनी है 21। हम कहते हैं कि चलो x नंबर बॉक्सेस ऐड किए होंगे तो टोटल डिस्टेंस ये बढ़ेगा आपका, ठीक है। बाकी ट्रेन की लेंथ और जो प्लेटफॉर्म है वो दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, क्योंकि 216 सेम है, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आपकी सेम है। स्पीड कितनी है 21। कितने टाइम का डिफरेंस कितना है 7 सेकेंड। 21 से 21 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो 7 बॉक्सेस उसमें ऐड किए गए होंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रवि इज नाउ 4 years ओल्डर देन ईमा एंड हाफ ऑफ दैट ऑफ ओल्डर देन ईशू। ठीक है, रवि की एज का रिलेशन बताया गया है बाकी के 2 पर्सन के साथ, जिसमें एक ईमा है और एक कौन है, ईशू है। इफ इन 2 years रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ईमा, देन इन 2 years व्हाट वुड बी रवि एज मल्टीप्लाइड बाय इशूज एज। ठीक है, देखो आपके पास यहां 3 लोग हैं, रवि, ईमा और ईशू। ठीक है, रवि, ईमा और ईशू। अब देखो उसने क्या बोला है, एक रिलेशन जो बनाने की कोशिश करते हैं हम। रवि इज 4 years ओल्डर देन ईमा एंड हाफ ऑफ द एट एंड हाफ ऑफ दैट अमाउंट ओल्डर देन ईशू। अगर हम ईमा की एज को x मान लें तो जो रवि की एज है वो कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। ठीक है, और ईशू से कितना है 2, ईशू ओल्डर है उससे 2, तो ये कितना हो जाएगा, उसका 4 का हाफ मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों की एज में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, आफ्टर 2 years इफ इन 2 years रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ईमा देन इन 2 years। ठीक है, देखो अगर 2 साल के बाद रवि की एज की बात करें आफ्टर 2 year, तो हम कह सकते हैं कि 2 साल के बाद जो रवि की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x+6। इसमें +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। ईमा की एज कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, और आपकी ईशू की जो एज है वो x+4 हो जाएगी। आई होप यहां तक की जो बात है वो सभी बच्चों को क्लियर होगी, किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देन टू व्हाट विल बी द रवि एज। देखो अब उसने क्या बोला है, रवि की जो एज है वो ट्वाइस है। ठीक है, रवि की एज जो है वो ट्वाइस है किसका, ईमा की एज का। रवि की जो एज है वो ट्वाइस है ईमा की एज का, तो इक्वल करने के लिए ईमा की एज को मल्टीप्लाई कर दो, तो x+6 इज इक्वल टू 2x+4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 2 आ गई। ठीक है, देखो एट प्रेजेंट ये अगर 6 है, 4 + 2 6, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसने आफ्टर 2 year ही हमसे पूछा था, तो आफ्टर 2 year का मतलब ये 8, ये 4 और ये 6, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 6 48 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 8400 आफ्टर 3 years एंड 12,000 आफ्टर 6 year एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट है तो टाइम का डिफरेंस कितने का, 3 साल का, और 3 साल में जो इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। और यहां से अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो ये 3600 है। तो देखो पहले 3 साल में 8400 रुपए हुए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 8400 से हम 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दें तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 4800 रुपए। अब 3 साल में 3600 रुपए का ब्याज मिला था, तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिला होगा, 1 साल में ब्याज मिला होगा 3600 डिवाइड बाय 3, मतलब 1200 रुपए। तो उसने ये बस यही पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। तो 1200 को अगर 4800 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें
ये इसको 4 पे और 4 इसको 25 पे डिवाइड करेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट, द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज द ट्वाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ए बी, अब क्या कह रहा है कि जो ए की इन्वेस्टमेंट है वो बी से डबल है, कि अगर बी ने 1 रुपया लगाया है तो मान लेते हैं ए ने 2 रुपये लगाए होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, अनदर पर्सन सी, एक पर्सन सी और है यहाँ पे, ज्वाइन देम आफ्टर 4 मंथ्स, और सी ने जो बिजनेस है वो 4 महीने के बाद ज्वाइन किया था। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज इक्वल, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। देखो अब अगर मैं बात करूं कि इस अगर ये x है तो ये 1x हो जाएगा, ठीक है। अब इसने कितना पैसा लगाया था ये नहीं पता, मान लेते हैं इसने y पैसा लगाया होगा और 8 महीने के बाद लगाया है, ठीक है, 8 महीने के लिए। आफ्टर 4 मंथ्स मतलब जो C का पैसा है वो 8 महीने के लिए लगा है और इनका पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगा था। तो A का प्रॉफिट कितना है 24x और इसका कितना है 8y, ये इसको डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3x आ गई। अगर y की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं 3x, तो 3x इंटू 8 मतलब 24x, ये 12x था, तो b उसका कितना है 50% है, हाफ है। 24 वो 12 तो हाफ है, आधा है, तो 50% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A certain product C is made of 2 ingredients A and B in the proportion 2:3। A का अगर 2 यूनिट लिया गया है तो B का 3 यूनिट लिया गया है, ठीक है। The price of A is 3 times the price of B। अगर B का प्राइस 1 है तो A का प्राइस मान लो 3 है, तो ये टोटल कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 3, ठीक है। The overall cost of the C is 5.20 rupees per kg including labor cost। अगर 5 रुपए 20 पैसे में से लेबर कॉस्ट माइनस कर दे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 4 रुपए 40 पैसे, ठीक है, 4 रुपए 40 पैसे उसकी कॉस्ट बनी थी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बी पर केजी, तो बी की कॉस्ट हमें निकालनी है कि बी की कॉस्ट पर केजी क्या रही होगी। देखो अब अगर ये 2x है तो ये 3x है, तो ये कितना हो जाएगा 6x और 10x, ठीक है, 3x, सॉरी ये 2:5 था, ये 2:5 था, 2:3 नहीं, ये 5 था, हमने 3 लिख दिया था यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 5 11x की वैल्यू क्या होगी 4.40, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको देखो डिवाइड करेंगे तो 40 पे डिवाइड करेगा 0.40 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने हमसे पूछा था कीमत किसकी पूछी थी, इसकी कीमत b की पूछी थी, ठीक है। तो b की कीमत हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले तो क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएबल्स हमें ठीक से यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। 3x और 5x, कुछ एक सेकेंड, द ओवरऑल कॉस्ट इफ 5.20 रुपीज पर केजी इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस 80 पैसा पर केजी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बी। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, प्राइस को x मान लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। प्राइस को x मान के करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्वांटिटीज में कंसिडर कर लेते हैं कि जो a है उसकी अगर क्वांटिटी 2 है तो जो b है उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 kg, ठीक है। ये 2 kg है और ये कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला था द प्राइस ऑफ a इज 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ b। अगर b के प्राइस को x मान लेते हैं तो a का प्राइस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल हमारे पास किसके इक्वल अगर रख देंगे तो अब ये आ जाएगा आपका 5.20 माइनस 0.80, ठीक है। देखो ये 6 और ये कितना है 5, तो 11x आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6 और ये 5x, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना था, ये पर केजी की कॉस्ट बतानी है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4.40। अब टोटल क्वांटिटी कितनी थी 7, तो उसको इसको 7 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.40 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.40, 7 इंटू 4 28, तो ऑप्शन डी, ठीक है। हमने पहले रेशियो को x ले लिया था बट प्राइस भी वेरिएबल में है तो इसलिए इसको क्या करेंगे प्राइस वाले को कैलकुलेट कर लेंगे,
वेरिएबल उसके साथ लगा देंगे जो उसने पूछा था, और हमसे उसने पूछा था कॉस्ट पर केजी। ठीक है, पहले जो हमने रेशियो लिया था, जो वेरिएबल लिया था, वो क्वांटिटी के साथ लगा दिया था, इसलिए थोड़ा सा आंसर में उसमें कंफ्यूजन हो रही थी। तो उसको कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने सीधा उसको वेरिएबल ले लिया। चलो, इन ए लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक्स आर इन हिस्ट्री, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन जर्मन। अगर टोटल मैं कहूँ कि x बुक्स हैं, 30% अगर हिस्ट्री की हैं तो बची कितनी 70, 50% है तो बाकी और कितनी बचेंगी 50। ठीक है, 40% है तो अब कितने बचेंगे हमारे पास 60%, और यही किसके इक्वल है 4200 के। देखो ये 30 से 30 कैंसिल, 5 से डिवाइड किया 2, और 7 इंटू 6 46, इसको 100 पे डिवाइड कर देगा, तो 20,000 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ओड नंबर्स की बात कर लेते हैं कि अगर एक x है तो इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है वो x + 2 होगा, इससे पहले वाला x - 2 होगा, और एक जो y ओड नंबर है इवन, सॉरी, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा y + 2। ठीक है, ये हमने इवन नंबर लेट किए हैं और ये हमने ओड नंबर लेट किए हैं। ठीक है, उसने बोला था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। ठीक है, क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर मतलब y - 2 इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ओड नंबर। तो जो लार्जेस्ट ओड नंबर है वो कितना है हमारा x + 2 है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है y - 2, और इसी में वो क्या करेगा +9 करेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ओड नंबर। ठीक है, सॉरी, उसने ये 9 उधर जाकर ऐड होगा, इधर तो माइनस होगा, क्योंकि उसने बोला था जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो 9 है। ठीक है, तो या तो क्या करो, इसको 9 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, x को y को इधर ले आओ, तो x - y -2 उधर +2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 11 - 2 13, तो x - y कितना आ गया 13 आ गया, x - y कितना आ गया 13 आ गया। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 3 गिवन ऑड नंबर इज 507 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 3 गिवन इवन नंबर। देखो इवन नंबर का एवरेज कितना होगा x, और ओड इवन का y होगा, और ओड का क्या होगा x होगा। तो अब वो यहां से क्या कह रहा है कि y² - x² इज इक्वल टू 507। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 507 दे रखा है। ठीक है, एक सेकेंड, ये इधर -13 होगा ना, क्योंकि उधर लेकर गए थे -13 होगा। अब ये कितना आ जाएगा, देखो y + x और y - x इज इक्वल टू 507। तो इसको y को इधर लेकर जाना पड़ेगा, इसमें इसको इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, ठीक है, देखो y - x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो ये 13 रख देंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी 507 डिवाइड बाय 30। पहले डिवाइड करेंगे 13 इंटू 3 फिर उसके बाद 9 पे डिवाइड करेंगे, तो x + y आपके पास 39 है और y - x आपके पास 13 है। दोनों को ऐड करेंगे, x से x कैंसिल, तो 2y किसके इक्वल आ जाएगा 52। तो y की वैल्यू आपकी 26 है और x की वैल्यू आपकी 13 है। ठीक है, उसने पूछा था आपसे द स्मॉलेस्ट ओड नंबर, मतलब x की वैल्यू 13 है, -2 करेंगे तो 11। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 30 km/h फॉर 12 मिनट्स एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 45 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। 30 की स्पीड से 12 मिनट और 8 मिनट में 45 की स्पीड से, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, देखो 5 पे करेगा,
5 इसको 6 पे करेगा, 15 से डिवाइड करेंगे 3 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो मतलब टोटल डिस्टेंस तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 12/60 डिवाइड बाय 8/60, ठीक है। सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ गया 12, एलसीएम लेंगे तो 60 डिवाइड बाय 20, इसको 3 पे डिवाइड करेगा तो 36, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A container contains 40 liters of milk. From this container 4 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. Then how much milk is now contained by the container? देखो 4 लीटर निकाला गया है 40 में से, तो कितना निकाल दिया 1/10, 1/10 निकाल दिया तो बचा कितना है 9/10 बचा हुआ है, ठीक है। फर्दर 2 टाइम्स मतलब ये बनेगा, इससे ये कैंसिल, 9 का क्यूब 729 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, लास्ट में कितना होगा 6 होगा ये, और ये तो आंसर हो नहीं सकते, 28 मतलब 27 से तो बड़ा ही होगा, सिर्फ ऑप्शन से अप्रोक्स में वैल्यूज कैलकुलेट करो, आंसर साथ के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर 50 रुपीज पर kg एंड 60 रुपीज पर kg, that by selling the mixture at 60 rupees 60.50 rupees a kg he may gain 10% प्रॉफिट हो रहा है। 50 के ऊपर 10% प्रॉफिट लेंगे तो मतलब 55 में सेल करेगा, 60 के ऊपर लेंगे 10% तो 66 में सेल करेगा। ओवरऑल उसने सेल किया था 60.50। देखो अगर 55 से इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5, 66 से डिफरेंस लेंगे तब भी 5.5, तो रेशियो तो दोनों क्या आएंगे 1:1, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी इफ ए एंड बी टुगेदर वर्क इन 10 days। ए और बी करते हैं 10 दिन में और सी करता है अकेला 50 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 50 ही होगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी क्या है 1, ठीक है। अगर ऊपर की बात करें जो उसने इससे पहले वाली लाइन में दिया था, क्या बोला गया था, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी, मतलब ए का बी और सी से कंपेयर करें तो टाइम का रेशियो 1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या होगा 1:1 होगा, ठीक है। देखो और हमें पता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6, यहाँ पे 2 है तो 6 का मतलब है ये भी 3 और ये भी 3, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी 3 है और सी की एफिशिएंसी क्या है 1, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 50 डिवाइड बाई 2, उसने पूछा था बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला इस वर्क को 25 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप क्लियर होगा ये। चलिए, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, 15% ऑफ द रेस्ट he spends on children education and 10% of the balance he spends on clothes. After this expenditure he is left with 1377 rupees. His salary is, अगर उसके पास x रुपए थे, 10% उसने सबसे पहले हाउस रेंट में दिए, बचा कितना 90, फिर 80% उसने दे दिया और 15% दे दिया, बचा कितना 80%, और फिर 10% देने के बाद फिर से कितना बचा 90%, और ये 1377 के इक्वल। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 17 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20। अब इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं, सबसे पहले 1 पे डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कितना बचेगा मेरे पास 4 बचेगा, 47, फिर 5 पे डिवाइड करेगा और फिर 3 पे डिवाइड करेगा, तो 153 से ये 153 कैंसिल, तो 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाउट बता सकते हैं। हेलो एवरीवन, my name is Anshul and I welcome you all back to the Gyanam online channel. Weekly mock test number 73 जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि जीके के क्वेश्चंस हमारे क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following industry is known as the sun rising industry? ठीक है, सन राइजिंग इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली हैं और जिनका वर्चस्व फिलहाल बहुत ज़्यादा है।
तो आपको दिखेगा इसके अंदर आएगी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कम्युनिकेशन इसको कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द प्रिजेम्बल रिजॉल्व्ड इंडिया टू बी, वो कहता है अगर 42 से संशोधन से पहले की बात करें तो भारत का प्रेम्बल कैसे पढ़ा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज हम पढ़ते हैं सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो उस समय दो शब्द नहीं थे। Which of the following liberties is sought to be secured to the citizens of India in the preamble? वो कहता है प्रियम्बल के अनुसार आपको कौन कौन सी लिबर्टीज प्रोवाइड की गई हैं, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। Further, who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India on the Constituent Assembly on December 13, 1946? तो इसका आइडिया किसने दिया प्रियम्बल का, उस समय तो इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया, तो इसका आइडिया दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भी बाद में हमें देखने को मिलते हैं। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रियम्बल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट। आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज, 2A से हमने किसको ऐड किया है, सिक्किम को ऐड किया है, ठीक है, आर्टिकल 2A। The total number of ministers included the parliament included the prime minister in the council of ministers cannot exceed 15% of the total number of house of people, यानी कि लोकसभा की बात हुई है। Being a non-member, who among the following can participate in the proceedings of either house of parliament without having the right to vote? तो अटॉर्नी जनरल के पास पावर होती है, आर्टिकल 76 इसके बारे में बात करता है कि वो किसी भी असेंबली में, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी पार्लियामेंट्री सेशंस के अंदर जाके बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं डालेगा। ही हैज अ राइट टू बी ऑडियंस, राइट ऑफ ऑडियंस, ठीक है। हु प्रिसाइडेड ओवर द लोकसभा व्हेन बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर एब्सेंट, तो एनी ऑफ द पैनल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। व्हाट इज द क्वारम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो क्वारम होता है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस। What would happen if a person gets elected both as a member of parliament and the legislative assembly of the state but does not resign from either? मतलब आप MP भी बन गए, MLA भी बन गए, आप रिजाइन कहीं से नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी जो सीट ऑफ पार्लियामेंट है वो वेकेंट हो जाएगी, आप MLA रहेंगे, आप MP नहीं रह सकते। Consider the following statement: tax policies of the government of India directly affects the level of saving and investment of the economy एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दोनों में से क्या करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, ठीक है। आपको दिखेगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के रेट भी ऊपर नीचे हो जाते हैं लोगों के, और आपको दिखेगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा आती हैं। मोपला रिबिलियन इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, तो इट्स इन केरला, 2 बार हुआ है, मेजरली 1921 में हुआ था, अगेंस्ट द जैमनीज, हिंदू जमींदारों के अगेंस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इट वाज स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 एंड 6। The Rowlatt Act was passed in the year, तो it was in the 1919, ठीक है। रेवोल्यूशन, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, सिडनी रॉलेट नाम के जज के ऊपर था, तो इसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 ऑफ द जल शक्ति मिनिस्ट्री, विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन 13960 ODF प्लस विलेजेस, तो तेलंगाना का रैंक इसमें बन रहा है। क्लास आजकल पेपर में जो लोकल सर्वे हैं उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, नीति आयोग या मिनिस्ट्रीज के इंडेक्सेस ज्यादा आने लगे हैं, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम विच फिल्म विल स्मिथ वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट प्राइज, तो इट वाज किंग रिचर्ड। क्लास हम लोग आप इस बार ना आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर भी ला रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि 2020-21 के करंट अफेयर आने शुरू हुए हैं, 20-21-22, तो अभी हम प्रैक्टिस के तौर पर आपको थोड़े से पिछले करंट अफेयर्स भी करवाएंगे, तो आप इस बात का ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। Which country hosted the 5th BIMSTEC summit on March 30? तो ये श्रीलंका के अंदर हुआ था 5th BIMSTEC। Who has been selected as the BBC Indian Sports Women of the Year? तो मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल उस समय ओलंपिक्स में जीता था वेट लिफ्टिंग में। दिसंबर 1 वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे बनाया जाता है, आपको बताना है एस इसमें किसके बारे में बात कर रहा है, तो इट्स सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। द 10% EWS कोटा वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द 103rd Constitutional Amendment Act 2019. The ABD approved 125 million loan to approve water supply and sanitation services in which city of Uttarakhand, तो ये देहरादून के लिए पास किया गया था। मिस मैगडालेना एंडरसन आपके पास अभी प्राइम मिनिस्टर बनी, एक नॉर्डिक नेशन की, तो वो कहाँ की बनी है, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर बनी है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द बिगेस्ट कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ विच ऑफ द स्टेट, तो
नागालैंड, आपने शायद प्लस 2 में अपनी बुक का नाम भी देखा होगा, हॉर्नबिल नाम था। Who has been selected as a Women of the Year of the World Athletics Award 2021? तो it was Anju Bobby George. चलिए, this is all we have from this section. Stay tuned for the next one. Thank you. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते ज्ञानम आपके लिए एक नया मॉक लेके आता है, तो आज मैं आशीष आपका फिर से स्वागत यहाँ पे करता हूँ और हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। स्मार्टफोन कंबाइन डैश रेडियो टेक्नोलॉजी विद स्पेशली डिजाइन अ प्रोसेसर, अ स्मार्टफोन हैव इवॉल्व्ड, developer have found new indigenous way to use hardware and wireless connectivity to make information instantly available to the user। मतलब एक टाइम पे ही आप लोग यहाँ पे किसी को भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है एनालॉग, जीएसएम, सेलुलर या फिर डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल होता है, जीएसएम डिजिटल सिग्नल होता है, सेलुलर या फिर जीएसएम। जीएसएम का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो कई बार बच्चे जीएसएम या फिर सेलुलर, पर जो जीएसएम है वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अब आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सेलुलर टेक्नोलॉजी। सेलुलर टेक्नोलॉजी का मीनिंग है कि हम इंस्टेंट मोबाइल के ऊपर इसका यूज़ करते हैं ताकि बेटर मोबाइल कम्युनिकेशन आपके पास हो पाए। आपको पता है कि पहले कोल्ड ड्रॉप की समस्या बहुत आती थी, अब ऐसा कुछ नहीं आता, जस्ट बिकॉज ऑफ हम सेलुलर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन ये रहा, Which of the following store data temporarily and pass it on a directed to the control unit? ऐसे कौन सी चीज़ है जो कि पहले डेटा को स्टोर करती है, फिर डायरेक्टली पास कर देती है कंट्रोल यूनिट को? एड्रेस, रजिस्टर, नंबर या फिर मेमोरी। मेमोरी तो कभी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो परमानेंट स्टोरेज के लिए है, आपके पास नंबर भी नहीं होगा, एड्रेस भी नहीं होगा। रजिस्टर्स जो होते हैं जो कि ये काम करते हैं, रजिस्टर जो होते हैं ये काम करते हैं, तो इसमें टाइप ऑफ रजिस्टर भी आता है जिसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, काफ़ी चीज़ें आती है। तो रजिस्टर का काम ही ये होता है कि टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करना, फिर डायरेक्टली पास कर देना आपके पास कंट्रोल यूनिट को। तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला? इस फॉर्मूला की आउटपुट क्या रहेगी? अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप लोग देखेंगे राउंड। अब राउंड में आपके पास लिखा हुआ है 3.4565 एंड कोमा 3। अब ये आपके पास ना यहाँ पे इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपके पास 3 लिखा है इसका मीनिंग क्या है। अब ये जो 3 है ये बता रहा है, राउंड का मतलब होता है, राउंड फॉर्मूले का मीनिंग होता है कि डेसिमल के बाद आपको कितने पॉइंट तक वैल्यू चाहिए। क्योंकि देखो एमएस एक्सेल में सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जितनी मर्जी हो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, नंबर बहुत बड़े आ सकते हैं। जैसे मान लो कोई कैलकुलेशन किया जिसका रिजल्ट ये आया, बट एंड रिजल्ट में मैं ना इतना बड़ा नंबर नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इससे छोटा नंबर आए, कि डेसिमल के बाद मैं 3 नंबर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? 3.45, एक नंबर बढ़ा के देगा 7, तो ये इसका आंसर बनेगा। अगर यहाँ 3 लिखा है तो ये आएगा। अगर यहाँ पे ये लिखा होता 3.4565 और यहाँ पे लिखा होता 2, तो आपके पास आंसर ये आना था 3.4 आपके पास 6। ठीक है, तो बस इसका आंसर ये आपके पास आ जाना। तो ये 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू आपको चाहिए, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल के बाद आपको कितनी वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? डी ऑप्शन। डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आपको दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपके पास बताया जाता है। तो होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, आइडेंटिफाई द odd one out from the following option: OMR, OCR, MICR and BDU। OMR optical mark reader, OCR optical character reader या फिर MICR magnetic ink character reader और BDU। अब ये तीनों के तीनों क्या हैं बेटा? इनपुट डिवाइस हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? इनपुट है। ठीक है, और मैं अगर बात करता हूँ तो ये आउटपुट है, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? BDU। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आंसर इज BDU। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, अगला क्या है? Which of the following is used to apply an existing formatting at a multiple places in MS Word document? Strike through, format painter, shading या फिर change case। change case आंसर नहीं बनेगा, इससे वैल्यू चेंज होती है अल्फाबेट कैपिटल या स्मॉल में। ठीक है, शेडिंग भी नहीं होगा। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जैसे आपने ये लिखा है DOCU,
इसके अंदर यूं करके लाइक बन जाना, उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो एक ही बचा है जो है फॉर्मेट पेंटर के थ्रू ये काम किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ऑफ द इंसर्ट मेन्यू इन MS PowerPoint 2016। अब देखो यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक किया गया है 2016, कैन बी यूज्ड टू क्विकली ऐड अ पिक्चर ऑफ एनी विंडो दैट is opened in your desktop on your presentation। पिक्चर, स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन पिक्चर या फिर फोटो एल्बम, तो वो था स्क्रीनशॉट। इसमें आपके पास ये फैसिलिटी आपको मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS। अब आपको मालूम है कि सबसे पहले MS DOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम आगे फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI और दूसरा होता है GUI। CUI का फुल फॉर्म होता है आपके पास कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये बनेगा इसका आंसर। और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल का मतलब क्या है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माउस आप लोग इनपुट देते हैं। और MS DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ माउस की आपको ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ माउस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। विदाउट माउस आप लोग सारा का सारा क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं ना। माउस थोड़ी ना चाहिए आपको, कमांड आनी चाहिए, तो इसलिए कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से इसे जाना चाहता है। होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज आई लव यू, ब्लास्टर, सेसर या फिर क्रीपर। तो पहला जो कंप्यूटर वायरस था उसे क्रीपर का नाम दिया गया था, उसे क्या बोला गया था, क्रीपर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इन द ईमेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। इनमें से कौन सी टर्म जो है वो कंटेंट को डिस्क्राइब करती है, सब्जेक्ट, CC2 या फिर कंटेंट। तो सब्जेक्ट के थ्रू आप लोग उस चीज़ को यहाँ पे बताते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कि आपने किस लिए ये मेल जो है यहाँ पे करा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, A ऑप्शन सब्जेक्ट। इसका आंसर क्या बनेगा, A ऑप्शन सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ जी, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यही था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूँ आज मॉक 73 में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा पजल आपके पास लाया गया है। तो क्या बोला गया है, देयर आर 4 पर्सन सिटिंग एट द जो इन अ सिटिंग रो, ईच फ्रॉम इंडिया, जापान, USA, जर्मनी। तो 4 कंट्रीज आपके पास यहाँ पे गिवन है। 4 कंट्रीज कौन कौन है वो एक बार चेक करिए हैं। सबसे पहले इंडिया है, ठीक है, जापान है, USA है एंड जर्मनी है। ठीक है जी, 4 कंट्रीज आपके पास है, पर ये डिफरेंट पोजीशन में बैठी हुई है। ये बोला गया है दे आर वेयरिंग कैप ऑफ अ डिफरेंट कलर, ग्रीन, येलो एंड रेड एंड वाइट, बट नॉट नेसेसरली इनटू द ऑर्डर। वन इज वेयरिंग कुर्ता एंड टी शर्ट। अब इनमें से एक कुर्ता पहनता है और एक क्या है, टी शर्ट पहनता है। इनमें से एक क्या है, कुर्ता पहनता है और एक क्या है, टी शर्ट यहाँ पे पहनता है। आपके पास सबसे पहले ये बोला गया है द इंडियन इज वेयरिंग ग्रीन कैप। ठीक है, इंडियन ने जो है वो ग्रीन कैप पहनी हुई है एंड अ जैकेट। अब आगे क्या है, द अमेरिकन इज सिटिंग एट द आइदर एंड। अमेरिकन जो है वो किसी आइदर एंड पे बैठा है। तो 4 बंदे थे, 1 2 3 4। आपके पास 1 2 3 4, या तो USA या तो USA। ठीक है, यही बात बनेगी ना, क्योंकि आपके पास यही तो बोला है कि आपके पास 4 बंदे हैं, तो यहाँ पे ही कहीं पे होगा। तो इंडिया जो USA है वो किसी कोने पे नहीं बैठा हुआ है, ये साफ तौर पे आपके पास लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। द अमेरिकन इज नॉट सिट एट द आइदर एंड। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे रहेगा। देन आगे क्या है, द पर्सन विद कुर्ता एंड टी शर्ट आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। कुर्ता और टी शर्ट इकट्ठे इकट्ठे आएंगे, ये याद रखेंगे। कुर्ता एंड टी शर्ट आर नेक्स्ट टू ईच अदर। द पर्सन विद कुर्ता वेयर, जिसने कुर्ता पहना है, वेयर रेड कैप एंड सिटिंग नेक्स्ट विद जापान। जापान के नेक्स्ट में बैठा है।
देन आगे क्या है, द जापान वेयर शर्ट, जापान ने क्या पहना हुआ है, शर्ट, एंड इज सिटेड एट ऑन द आइदर एज, इज नॉट सिटेड, नॉट यहां पे लिखा है नॉट सिटेड ऑन द आइदर एज, मतलब ये सेंटर में ही बैठा हुआ है, या तो जापान यहां पे होगा या तो जापान यहां पे होगा, दोनों साफ तौर पे बोल दिया कि जापान कहीं नहीं, मतलब कोने पे नहीं बैठा है। अब इसको खत्म कर ही लो, तो जापान वेयर शर्ट, जापान ने क्या पहनी हुई है, शर्ट, जापान ने क्या पहनी हुई है, शर्ट, मैं यहां लाइन लगा देता हूं, जापान ने पहनी हुई है शर्ट, ठीक है ना, जापान ने क्या पहनी हुई है, शर्ट, आपके पास द जापान वेयर शर्ट एंड नॉट सिटेड ऑन द आइदर एज, ये आपको पता चल गया। द मैन विद वाइट कैप वेयर टी शर्ट, जो वाइट कैप पे है वो क्या है, टी शर्ट। द मैन विद वाइट कैप वेयर टी शर्ट, जो आपके पास यहाँ पे रहेगा जिसने वाइट कैप पहनी होगी वो टी शर्ट है, एंड इज सिटेड एट द एंड, या तो आपके पास इस कोने पे है या तो इस कोने पे है। अब आपके पास यहाँ पे एक चीज बेटा यहाँ पे और भी है, ये कंडीशन जो थी, द इंडियन इज वेयरिंग, तो अगर मैं बात करता हूँ पहले इसको भी बिठा लेते हैं, द इंडियन इज वेयरिंग, इंडियन यहाँ ले लो आप लोग एक बारी के लिए, इंडिया, इंडिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंडियन ने जो पहना था वो क्या पहना था, इंडिया इज वेयरिंग ग्रीन कैप, तो यहाँ पे ग्रीन, और आपके पास क्या पहना था उसने, जैकेट, जैकेट और ग्रीन। लो जी, अब आपके पास इस लाइन को देखो, द मैन विद वाइट कैप, जिसने वाइट कैप पहनी है, वेयर टी शर्ट, ठीक है, वाइट कैप जिसने पहनी है वो क्या है, टी शर्ट पहनता है, इज सिटेड एट वन ऑफ द एंड, तो अगर मैं बात करता हूं एक एंड पे बैठा है तो इसी कोने पे होगा, तो यहां पे क्या आएगा, वाइट कैप। आपको मालूम हो गया कि वाइट कैप आएगा और इसने क्या पहनी हुई है, टी शर्ट, ठीक है। अब आगे आपके पास है सिट एट द एंड, तो आप लोग यहां पे वाइट ले लो और यहां पे क्या ले लो, टी शर्ट, ठीक है जी। अब आपके पास एक ही यहाँ पे कंट्री बची है, जर्मनी, 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 जर्मनी। अब आपके पास यहाँ पे क्या था, द पर्सन विद कुर्ता एंड टी शर्ट आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, कुर्ता एंड टी शर्ट, तो यहाँ कुर्ता आ जाएगा और यहाँ टी शर्ट आ गई, तो यहाँ कुर्ता आ गया, शर्ट आ गई, तो ये तो गलत हो गया, इस वजह से ये आपके पास सही हो गया। अब आपके पास यहाँ पे अभी भी कलर बाकी हैं, तो कलर कौन कौन से बाकी हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। कुर्ता में जो है वो रेड कैप है, तो कुर्ता अगर आ गया तो यहाँ पे रेड आ गया, और एक ही कलर बचा है वो है येलो, सो येलो यहाँ पे आ गया। लो जी क्लास, आपका डायग्राम कंप्लीट। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। हु वेयर टी शर्ट, तो टी शर्ट जितना मेरे को याद है जर्मनी ने पहना हुआ है, टी शर्ट जो है जर्मनी ने पहना हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, जर्मनी, आंसर क्या आएगा, जर्मनी, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, हु वेयरिंग कुर्ता, कुर्ता की अगर बात करता हूं तो कुर्ता आपके पास किसने पहना हुआ है, कुर्ता यूएसए एंड रेड, यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका। नेक्स्ट आपके पास हु what is the color of the cap worn by Japanese, जापानीज जो था वो कौन था आपके पास, जापानीज, ठीक है। जापानीज का कलर आपके पास था येलो एंड शर्ट, जापानीज था येलो, होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, हु प्रोसीड द मैन वेयरिंग टी शर्ट, टी शर्ट से पहले कौन था, टी शर्ट से पहले कौन था, अगर टी शर्ट से पहले देखें तो यूएसए कुर्ता एंड रेड, यूएसए कुर्ता एंड रेड, यूएसए प्रोसीड का मतलब होता है पहले, और आगे है हु प्रोसीड मैन वेयरिंग जैकेट, तो जैकेट सबसे पहले था, उसको कोई प्रोसीड नहीं कर रहा था, तो आपके पास आंसर आएगा नन, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें आपको फिगर चेक करना कि कौन सा फिगर आपका सही होगा। तो मैं अगर बात करता हूँ तो बड़ी सिंपल सी बात है, वैल्यू को आप लोग पुट करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो ये तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि इतनी ज़रूरत है नहीं, इसमें लास्ट में बनानी है, इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, तो आंसर बनेगा ए ऑप्शन, जो कि आप लोग वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखता हूँ अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। बना के देख लो जी, कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ले लो जी 10th फ्रॉम द लेफ्ट। देन आगे आपके पास क्या है, एंड बिमला इज 12th फ्रॉम द राइट, लो जी बिमला इज 12th फ्रॉम द राइट। देन आगे क्या है, व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन कमला इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट। कमला ने जब अपनी पोजीशन करी तो 16 फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है, बट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बिमला फ्रॉम द राइट एंड। तो 10 से 16 के बीच में अगर जब यहाँ से यहाँ पे गई है वैल्यू, तो उसने कितने वैल्यू पार किए हैं, 6। ऑब्वियस है बिमला जब यहाँ पे आएगी वो भी 6 ही वैल्यू पार करेगी, तो ऑलरेडी राइट साइड से 12 पे है, 6 और आगे आ जाएगी 18, आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, 18 डायरेक्ट आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इन अ सर्टेन लैंग्वेज नोड, मैं यहाँ भी बना देता हूँ, टा OS मीन्स शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, आगे आपके पास है TAKENJO मीन्स गुड एंड ब्यूटीफुल, गुड एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड आगे क्या है, KEOS एंड NA मीन्स ही इज गुड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स शी का कोड आपको निकालना है। तो मतलब आपने ब्यूटीफुल का कोड निकाल लिया, ब्यूटीफुल यहाँ पे है, ब्यूटीफुल यहाँ पे है, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, TA। आगे है इज की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इज इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, OS। अब इसका इज शी का कोड बचा है नोड, NOD, तो वो है नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ द सीक्वेंस दिस आर इंटरचेंज एंड आल्सो थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, मतलब इंटरचेंज कर लो, ये बोला है 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8। इंटरचेंज कर लो, यहाँ पे 9 डाल दो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 7 8 3। ठीक है, एंड सो ऑन। देन आगे क्या लिखा है, सो ऑन विच डिजिट वुड बी 7th काउंटिंग टू योर लेफ्ट। याद रखेंगे जहां पे भी आपके पास योर लेफ्ट लिखा हुआ आता है, इसका मीनिंग होता है राइट, ये याद रखेंगे। तो 7th फ्रॉम द राइट कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज 8, डी ऑप्शन। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मेरे को मालूम था कि ये ही आना था, मैं काउंटिंग करता यहाँ पे, फिर इसे इंटरचेंज कर लेता, तब भी डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन एंड रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल और स्क्वायर आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ निकाली जा सकती है वो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, हाँ नहीं पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 और ये बड़े वाला 7। तो मतलब ये ऑप्शन 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब ट्रायंगल निकालेंगे, ट्रायंगल निकालते हैं, 1 2, ठीक है, फिर 2 तो ये निकल गए, फिर उसके बाद तीसरा 1 2, ठीक है, तीसरा चौथा 5वां 6वां, फिर ये 7वां, फिर ये 8वां, फिर ये 9वां, फिर ये 10वां। 10 तो यहाँ तक हो गए। 10 के बाद फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ये 13, फिर ये 14, फिर ये आपके पास यहाँ पे आपके पास 15 तो आप लोगों ने यहाँ तक निकाल लिए, फिर ये 16, फिर ये 17, ठीक है। अब 17 आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिए। 17 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 17 के बाद भी आप लोगों को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब ये 18,
फिर ये आ गए 19, फिर ये आपके पास 20 और फिर बड़े वाला ये 21। तो ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, ना कि ये। तो आंसर इज ए ऑप्शन। ऐसे करके आप काउंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, तो अब 7, 8, 18, 57। अब यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो क्या हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। 8 से 18 पे मल्टीप्लाई बाई 2, 8 इंटू 2 16 प्लस 2 18। और आगे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 18 इंटू 3 54 प्लस 3। अगर आगे बात करता हूँ इंटू 4 प्लस 4, तो आपके पास 232 आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, 232 आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा। कैलाश इज वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। ठीक है, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। एंड टर्न टूवर्ड साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, 4 किलोमीटर। अगेन टर्न वेस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको बताना है। सिंपल है, तो आपके पास ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये 4 था, ये 4 था, 3 और 4 का 5, 25। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। अगले में क्या है, इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। अगर बात करूं तो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा क्या होगा, वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर आता है इंडिया और इंडिया के अंदर आता है हरियाणा। तो आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो होपफुली फिर यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨੀਰਜ। ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ 73ਵਾਂ ਮੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਮ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ विपासा, रावी का नाम से जी पुरुषया रावती, चिनाब का नाम से जी असीकनी और जेलम से जी विरासता। इस तो इलावा एक पंजाब की होर नदी है जी सतलुज रिवर। सतलुज नदी नूं कहंदे सी जी सुधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी अपना, बैटल ऑफ बेलाकोट वाज फॉट इन 1831 AD बिटवीन द फोर्सिस ऑफ, इन्हां दे विचों किन्हां दे विच जिहड़ा है जी बालाकोट दा युद्ध होया सी। इसका सही उत्तर होएगा जी ऑप्शन नंबर डी, महाराजा रणजीत सिंह अते सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी जो है जी, यह अब्दुल वहाब जो सऊदी अरब दे विच सी और शाह वली उल्ला जो कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੋੜ, ਕਾਦੀਆਂ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਾਂਜਲੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? इसका ऑप्शन का आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। पहला आया जी सरदूलगढ़। सरदूलगढ़ आया जी अपना मानसा डिस्ट्रिक्ट दे विच। फिर आया जी मोड़। मोड़ आया जी अपना बठिंडा डिस्ट्रिक्ट दे। तो बाद आया जी निहाल सिंह वाला। निहाल सिंह वाला दे विच। नेक्स्ट आया जी कांजली। कांजली है लास्ट है जी कादियां। कादियां आया जी अपना अमृतसर दे विच। अगर तुसी पंजाब दे जिलियां नूं साउथ टू नॉर्थ वाल देखोगे जी तो थोड़े लवे ये सारे प्लेसिस की लोकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी अपना, कलमौत वॉज कैप्चर्ड बाय फोर्सेस लेड बाय डैश आफ्टर डिफीटिंग राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर इन द बैटल ऑफ डैश। इसका सही उत्तर की होएगा? जेड़ा
ਕਲਮੋਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ 1702 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਜੂਆ ਸਾਲ है जी 1708, 1707, 1707 और 1708। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਛਿੜਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਛਿੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਛਿੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜਜੂਆ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਆਫ ਹੀਰ ਜਾਂ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਦਾਮੋਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਲੀ ਤੱਕ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, hot blowing wind before monsoon arrive in Punjab in the month of dash and are called। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੌਣ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 353 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 353 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ और फाजिल्का। ठीक है जी, ये आ गया अपने पंजाब के 6 जिले जेडे कि पाकिस्तान के नाल सरहद लगाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन जी, पंजाब गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द ड्राइव टू मोटिवेट द फार्मर्स टू शिफ्ट द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, वट गेन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मेथड ओवर ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी। पहला ऑप्शन है जी, इट विल हेल्प स्लैश कल्टिवेशन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लेबर एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। सेकेंड है जी, इट विल रिजल्ट इन सेविंग अबाउट 30% ऑफ वाटर। थर्ड ऑप्शन है जी, इट विल हेल्प इन सेविंग द क्रॉप फ्रॉम द बर्ड्स एंड रैट्स। डायरैक्ट सीडिंग ऑफ राइस की है जी, जिस तरह देखा होगा झोने की फसल लाने तो पहला जोड़ा है वो पनीरी जी हैगी है छोटी जी क्यारे छोटे जे एरिए दे विच लगाई जाती हैगी है। ये सरकार ने कहा है भी तुसी जिहड़ा है सीधी झोने की फसल की खेती करनी शुरू करो, तो ये की आपां नूं फायदे मिलणगे जी। इसका सही उत्तर है जी ऑप्शन नंबर बोथ 1 एंड 2। ये की है जी कल्टीवेशन के मतलब पहला तो ये फायदे की होंगे, एक तो आपां नूं मजदूरी घट लगानी पऊगी जी। इस तो इलावा झोने की फसल नूं तुहानूं पता है जी भी पानी की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होंदी है। ठीक है जी, तो किते ना किते ये पानी की लागत भी घट आऊगी। इस तो इलावा की है जी ये जिहड़ी अपनी मिथेन गैस एमिशन है, मिथेन गैस एमिशन भी किते ना किते आपां नूं घट देखण नूं मिले। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन आया जी,
ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ? 1 2 4 ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ 5 ਤਖਤ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤਖਤ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਖਤ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ 2 ਤਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, at which place in Punjab the meeting of the Northern Zone Council was recently held under the chairmanship of Amit Shah, Union Minister of India। ठीक है जी, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ NCR ਰੀਜਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਟਸ ਬਜਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ 1956, ਪੈਪਸੂ ਇਨ 1948, ਪੰਜਾਬ ਆਫਟਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ 1967, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਨ 1949 ਫॉर 1949 to 50। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪੈਪਸੂ। ਪੈਪਸੂ ਨੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਆਲਾਗੜ੍ਹ, ਕਲਸੀਆਂ, ਏਰਕੋਟਲਾ, ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਪਸੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਫਟਰ 1956 ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ has launched cities mission. Which of the following group of cities has been selected from Punjab under this mission? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 2015 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 2 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ,
which Sikh personality has the distinction of coronating the successors of Guru Nanak up to the 6th Guru? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ 1506 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 1631 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ornament ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ornament। ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी, थैंक यू गाइस। Hello everybody, welcome to this English part of this mock. सबसे पहले let us see what we have in store as per the first part. आपके पास सबसे पहले आया है ये, आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे देयर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ईच ऑफ लगा है, ऑफ के साथ स्टूडेंट्स लगा है, ये प्लूरल हो गया। अगर ये लगा है तो आगे पेज आ जाएगा, पेज। अब पता लगा देयर तो नहीं आएगा, हिज हो जाएगा क्योंकि वो सिंगुलर है। इट इज एसेंशियल टू थॉरली क्लीन, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थॉरो नहीं, टू क्लीन थॉरली, टू क्लीन थॉरो नहीं, आंसर इज बी। I told him clearly that he had not ought to know, he ought not to have done। ought not लगाकर to लगा दो। आगे, when a man has to give evidence he must have a clean breast of। clean breast का मतलब होता है like जब आपको प्लेन टर्म्स में करना होता है ना, आई वॉन्ट टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ दैट थिंग, उसको बोला जाता है कि आपको ये चीज क्लीन ब्रेस्ट में बनानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट, ही इज अ प्लेन सिंपल एंड सिंसियर मैन, ही विल ऑलवेज कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब होता है कॉल अ स्पेड मतलब तुमको हुक्म बोलना, मतलब मैं डिजिस्ट करता हूं कि मैं कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बनाऊं। ही इज अ कट अबव टीचर्स इन द स्कूल। कट अबव द टीचर्स का मतलब क्या हो गया? वो सुपीरियर है, टीचर से सुपीरियर है स्कूल में। द यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव वॉज वेरी परस्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? वो बहुत ज्यादा क्लेवर था, अनरिलायबल था। सबसे चीज तो आपको ये चेक करनी है कि वो बोल रहा है, ये ऑपोजिट वर्ड्स में निकालना है। ऑपोजिट वर्ड का मतलब जानते हैं, जो एंटोनिम्स यानी कि उल्टा हो जाए, इसका मतलब हो जाता है वो काफी रिलायबल था, जो यंग वाला था, ऑपोजिट हो जाएगा अनरिलायबल। अगला है द स्पीकर मेड सम वेरी कोगेंट रिमार्क्स। अभी कोगेंट रिमार्क्स का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब बड़े कहते सेंसिबल से कन्विंस कर लिया मुझे, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनकन्विंसिंग। ही फेल्ट डैश सो ही स्टेड एट होम। पहली बात तो ये ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। ऑप्शंस आपके पास हैं सिक, सिकली, अगर आपके पास मोर सिक है वो द मोस्ट सिक है या सिक है, राइट। कुछ नहीं करना आपने, ही फेल्ट की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा सिक। तो सिक लग रहा था इसलिए वो घर रहा, फेल्ट सिक तो ही स्टे। ये देखो ये रहे ऑप्शन आए, फिर से आ गया, ही फेल्ट सिक तो ही स्टेड एट होम। एब्सोल्युटली करेक्ट। द डॉक्टर सेड दैट द वुंड लुक्ड वेरी। डॉक्टर ने बोला वर्स्ट, और वर्स्ट तो नहीं लग रहा क्योंकि वेरी लगा है, फर्स्ट डिग्री का इंटेंसिफायर है। द वुंड लुक्ड वेरी बैड, काफी बैड लग रहा था वुंड। अगला, शी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। टुक हैज टेकन टेक्स टेक, वो लेकर जाती है डॉटर को जाने से पहले। टेक्स का मतलब प्रेजेंट टेंस में। करेक्ट सिनोनिम्स बताने हैं जो नीचे वर्ड्स गिवन है। एटर्नल का जो सिनोनिम है वो दैट इज एवरलास्ट। देयर वी गो। थैंक यू।